नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अस्थमा की शिकायत होती है। अब अस्थमा खास तौर से ठंडों में जो है वो बड़ा परेशान करता है, क्योंकि ठंडों में कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, हमारे शरीर में मसल्स में स्पाज्म आने लगते हैं, ठंडों का प्रभाव पड़ता है। इसके कारण से जो लंग्स होते हैं उनमें भी सिकुड़न आने लगती है और जो इन्फ्लेमेशन होता है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा। इसलिए जो अस्थमा के यानी कि जो दमा के जो मरीज होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो ये कि दमा के जो पेशेंट होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको खाने पीने में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ी जो भ्रांति है, वो दूध को लेकर होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अस्थमा के पेशेंट को दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक शब्द में इसका जवाब दे देना चाहता हूं कि अस्थमा का जो पेशेंट होता है वो दूध बिल्कुल पी सकता है और उसे दूध पीना भी चाहिए, क्योंकि अस्थमा के केसेस में जो व्यक्ति दूध पीता है उसके अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत हद तक अंडर कंट्रोल रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एग्रावेट नहीं होते, बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं हैं। अब इसके बारे में हमारे भारतीय समाज में और विदेशों में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं। इसके कारण लोग ये मानते हैं कि जिन लोगों को अस्थमा यानी कि दमा की शिकायत होती है उन लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पे मैं एक बात फिर क्लियर कर देना चाहता हूं कि अस्थमा का पेशेंट बिल्कुल दूध पी सकता है। केवल उस कंडीशन में अस्थमा के पेशेंट को दूध नहीं पीना चाहिए जबकि उसको पहले से ही यानी कि अस्थमा के होने के पहले से ही उसको दूध या दूध से बने किन्हीं जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पनीर हो गया, चीज हो गया, दही हो गया या और कोई डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सारी चीजों से यदि उसको पहले से ही कोई एलर्जी रही है तो फिर केवल उस कंडीशन में दूध का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, उतना जितना कि वो किसी चीज को ट्रिगर कर सके। अब जैसे कि अकेले अस्थमा ही ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें दूध किसी व्यक्ति को एलर्जिन के रूप में काम करता है या अस्थमा के सिम्टम को बढ़ा देता है। दूध उन केसेस में भी एलर्जी का काम करता है, जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो आईबीएस की प्रॉब्लम में भी दूध जो है वो एक एलर्जिन के रूप में काम करता है। कई लोगों को, सभी लोगों को नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध पीने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की परेशानी होने लगती है, पेट उनका गड़बड़ होने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध पी लेने से दस्त होने लगते हैं। तो उन सभी लोगों में दूध चूंकि एक एलर्जिन का काम कर रहा है तो उनको उन बीमारियों में, अस्थमा में, डायरिया में, आईबीएस में दूध का सेवन जो है वो कम मात्रा में करना चाहिए। अब अस्थमा में दूध पीने का फायदा ये होता है कि दूध के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। सभी लोग जानते हैं दूध में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे ब्रोंकियोल्स के लिए, हमारे लंग्स में पाए जाने वाले एल्वियोलाई के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। वो हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको डेवलप करवाता है। उनके अंदर जो टिश्यू होते हैं यानी कि उसके अंदर जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों में मैग्नीशियम और कैल्शियम उनको फिट रखने में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं यदि वो दूध का सेवन करते हैं तो यदि उनको पहले से कोई एलर्जी नहीं है तो वो दूध का सेवन बिल्कुल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। अब ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूं ये मैं ऐसे ही बिना किसी एविडेंस के नहीं कह रहा हूं, इसके ऊपर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे देशों में रिसर्च किए गए हैं बाकायदा, और उस रिसर्च को करने के बाद ही मेडिकली ये कहा गया है कि दूध का सेवन अस्थमा के केसेस में किया जा सकता है। आज से यदि मैं लगभग 1300-1400 साल पहले की बात करूं, यानी कि मोजेस के, मूसा के जमाने की बात करूं, तो मूसा के जमाने के जो बच्चे हुआ करते थे उसमें हमारी हिस्टोरिकल किताबों में लिखा हुआ है कि दूध अस्थमा के केसेस में उनको 100% दिया जाता था, और इसीलिए दिया जाता था ताकि उनकी जो लंग की कैपेसिटी है वो डेवलप हो सके।
उसके बाद कुछ ऐसे विद्वान आ गए शायद जिन्होंने इस तरह के मिसकंसेप्शन फैला दिए, इस तरह की भ्रांतियां हो गई। और उन भ्रांतियों के पीछे भी जो सबसे बड़ा कारण ही है वो ये है कि कई लोग जो दूध पीते हैं वो दूध पीने के बाद उनके मुंह में चूंकि सफेद कलर की कोटिंग जम जाती है तो वो उस चीज को कफ समझने लगते हैं और उनको ये लगता है कि वो जो है कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दूध पीने से। लेकिन दोस्तों ये केवल एक भ्रांति है। एक सामान्य व्यक्ति जिसको कि अस्थमा की शिकायत है लेकिन उसको दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि दूध वो पहले पीता था और उसको कोई समस्या नहीं थी, तब उस केस में वो अस्थमा का पेशेंट होते हुए भी दूध का सेवन बड़ी आसानी से कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये है, क्या अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उन सभी को दूध पूरी तरह बंद कर देना चाहिए या इसके साथ में अस्थमा जैसी और कंडीशंस जिनमें कि कफ बहुत ज्यादा बनता है उन सभी को दूध पीना बंद कर देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डेयरी का जो दूध होता है, यदि आप लोग उस दूध, शुद्ध दूध यदि आप उपयोग करते हैं तो उसका सेवन कर सकते हैं। हाँ, चूंकि अस्थमा के केसेस में भैंस का दूध उतना लाभकारी नहीं रहता, गाय का दूध यूज किया जा सकता है और बकरी का दूध यूज किया जा सकता है। अब चूंकि दूध अपने आप में एक गरिष्ठ पदार्थ होता है तो उसमें यदि थोड़ा सा पानी मिला के यूज किया जाए, बहुत ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी मिलाया जाए तो उसका जो गाढ़ापन होता है, उसका जो गरिष्ठ जो पन होता है वो कम हो जाता है और फिर दूध आसानी से पच जाता है। और गाय का दूध तो वैसे ही पतला होता है, बकरी का दूध वैसे ही पतला होता है और सुपाच्य होता है, बहुत आसानी से पच जाता है। तो जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है वो लोग बिल्कुल आसानी से दूध का सेवन कर सकते हैं। बस उन केसेस में नहीं करना है जिनको कि पहले से ही दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, पनीर हो गया, चीज हो गया, दही हो गया, इन सब चीजों से यदि पहले से ही कभी एलर्जी रही है तो फिर दूध का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में ना करें। और अगर करना ही है, चूंकि दूध कई बार जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, तो उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं। उस तरीके में हमको क्या करना है कि हमें 4 चीजें लेके आना है। ये 4 चीजों के फोटोग्राफ्स मैं आपको यहां पे लगा देता हूं, आप आसानी से उनको समझ लेंगे। सबसे पहले हमें मुलेठी लेके आना है, दूसरे नंबर पे हमें पीपर लेके आना है, तीसरे नंबर पे हमें सौंठ लेके आना है, सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक, और चौथे नंबर पे हमें हल्दी लेके आना है। तो ये 4 चीजें कौन सी हो गई? पीपर, सौंठ, हल्दी और मुलेठी। ये 4 चीजें हमें लेके आना है और 4 चीजों के टुकड़े लेके आना है, पिसा हुआ कुछ नहीं लेना। अब जैसे पीपर हो गया तो पीपर का इतना सा टुकड़ा, मेरी उंगली के पहले हिस्से के बराबर का जो टुकड़ा है वो ले लें। इसी तरह हल्दी के लिए भी इतना बड़ा टुकड़ा ले लें, इसी तरह मुलेठी के लिए इतना बड़ा टुकड़ा ले लें और इसी तरह सौंठ के लिए इतना बड़ा टुकड़ा ले लें। अब क्या करना है कि 1 गिलास दूध लेना है, 1 गिलास दूध में थोड़ा सा पानी मिला लें और इन चारों टुकड़ों को उसमें डाल दें। उस दूध को उबलने के लिए रख दें। जब वो दूध आधा बच जाए तो उसको ठंडा करके, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा सा गुनगुना, और पेशेंट को पिलाया जा सकता है। अब कई लोगों को चूंकि मुलेठी ठंडी होती है तो उसके कारण कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठंड की उसकी प्रकृति, उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी है, तो अगर वो चाहें तो मुलेठी का सेवन ना करें, बाकी 3 चीजों को मिला लें। ये जो तीनों चीजें हैं ठंड में आपके शरीर को गर्म भी रखेंगी और आपको अस्थमा के केसेस में बहुत ज्यादा फायदा करेंगी। ये जो नुस्खा है ये ना केवल अस्थमा में आपको काम आएगा बल्कि साइनसाइटिस की कंडीशन जिसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ कफ जमा रहता है, उनमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि कफ वाले जो पेशेंट होते हैं, कफ की जो बीमारियां होती हैं, अस्थमा जैसी जो बीमारियां होती हैं, उनमें दूध पिया जा सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।